हाँ भाई, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी हाँ जी। आ रही है, गुड। चलना जी, सही है। तो मुझे जरा याद दिलाएं कि लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे, जरा बताएं थोड़ा। हाँ भाई, लास्ट क्लास जो हमारी थी थर्सडे को हुई थी, फ्राइडे वाली क्लास तो शायद हमारी नहीं हुई थी। तो थर्सडे को जो हमारी आखिरी क्लास हुई थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, जरा याद दिलाएंगे उसमें से कोई मुझे? आप थर्सडे क्लास के बारे में बता सकते हैं मुझे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे हमने। तो न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे इसकी हमने वर्कशीट सॉल्व कर ली थी। सॉल्व कर ली थी वर्कशीट, यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया था, अब हमें आगे चलना है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। अच्छा भाई, तो बकौल आप लोग हम लोग जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके थे और उसके वर्कशीट भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हम जो है डायनेमिक्स का चैप्टर जो हमारा चल रहा है, यानी कि ठीक है, और उसमें अभी तक हम जो है वो रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा हुआ मोमेंटम के बारे में। और इसके बाद हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने जो है एक वर्कशीट इसको पढ़ने के बाद की होगी, एक वर्कशीट इसको पढ़ने के बाद की है, और एक वर्कशीट हमने इसको पढ़ने के बाद कर लिया। 3 वर्कशीट हम कर चुके हैं डायनामिक्स में। अब आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी टाइप्स ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब मसला है? देखिए, वैसे तो फोर्सेस बहुत सारी तरह की होती हैं और आगे भी अभी हम पढ़ते रहेंगे, फोर्सेस का चैप्टर भी पढ़ेंगे पूरा आगे। लेकिन जो हमारे पास फोर्सेस होती है ना, ये बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक जो टाइप ऑफ फोर्सेस है उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और जो दूसरी टाइप ऑफ फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, दो तरह की टाइप्स ऑफ फोर्सेस होती हैं, एक को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मिसाल के तौर पर कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? वो फोर्सेस जिसमें ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के सर तौर स्क्रीन पर शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब और ये शेयर, जी तो मैंने कहा कि जो फोर्सेस हैं बेसिकली दो तरह की हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जिनके लिए बॉडीज का कॉन्टैक्ट होना जरूरी होता है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं इनके लिए ऑब्जेक्ट्स का आपस में कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं होता, उसके बगैर भी फोर्स लग सकती है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एग्जांपल है फ्रिक्शन। जब तक एक सरफेस दूसरी सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं लगेगी। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस जो है वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। या फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब आप किसी लिक्विड में सॉलिड को मूव करते हैं या गैस में, बेसिकली एयर रेजिस्टेंस फ्लूइड फ्रिक्शन ही है एक तरह की। या आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस है, यानी कि जब किसी सरफेस पर आप कोई फोर्स लगाते हैं तो जो परपेंडिकुलर रिएक्शन देती है उसको आप नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस कहते हैं, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, वगैरह वगैरह। अगर मैं आपको जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल दूं, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि एक चार्ज जो है वो जब दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो उसके लिए दोनों चार्जेस का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। या अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि जब जमीन आपको पुल करती है तो उसके लिए आपका और जमीन का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। या मैग्नेटिक फोर्स, जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो उन दोनों का आपस में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो फोर्सेज या तो कांटेक्ट फोर्सेज होती हैं या नॉन कांटेक्ट फोर्सेज होती हैं। कांटेक्ट फोर्सेज वो होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट से आपस में फिजिकली कांटेक्ट में होना जरूरी होता है, और नॉन कांटेक्ट फोर्सेज होती हैं इनका जिसमें ऑब्जेक्ट का आपस में कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं होता है। इसमें से जो फ्रिक्शन की फोर्स है, अगर इस पर हम बात करें, सबसे पहले फ्रिक्शन पर अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन के बारे में क्या कह सकते हैं? फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, और ये करती क्या है? which opposes the relative motion of two surfaces in contact। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि दो सरफेसेस की रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। यानी कि आसान जबान में, अगर एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, और दोनों सरफेस को आप एक दूसरे के ऊपर मूव कराना चाहते हैं, तो दोनों सरफेस को जब आप एक दूसरे के ऊपर मूव कराएंगे तो जो आपको अपोजिशन मिलेगी, जो आपको प्रॉब्लम मिलेगी, वो फ्रिक्शन कहलाती है। तो फ्रिक्शन एक ऐसी कांटेक्ट फोर्स है जो कि अपोज करती है रिलेटिव मोशन को। किसकी रिलेटिव मोशन को? टू सरफेसेस की रिलेटिव मोशन को जो है वो अपोज करती है। तो उसको आप फ्रिक्शन की डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फ्रिक्शन जो है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है,
फ्रिक्शन दो बातों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, फ्रिक्शन डिपेंड करती है किस पे? फ्रिक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस पे, ठीक है। नंबर वन, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। और नंबर टू जो है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन कांटेक्ट फोर्स, या कांटेक्ट फोर्स का ज्यादा बेहतर लफ्ज है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नेचर ऑफ सरफेस से मुराद ये है कि जब आपकी सरफेस का नेचर बहुत रफ होगा, यानी कि अगर फर्ज करें सरफेस खुरदरी है, रफ सरफेस है, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है, पॉलिश्ड है, तो उसमें फ्रिक्शन क्या होगी? कम होगी। तो लिहाजा एक तो फ्रिक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस पे, दूसरा फ्रिक्शन डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस पर, यानी कि एक सरफेस दूसरी सरफेस पर कितनी नॉर्मल फोर्स लगा रही है, कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर एक कुर्सी को आप धक्का लगा दें तो कुर्सी में और फर्श के दरमियान फ्रिक्शन होती है। यानी अगर कुर्सी पर आप बैठ जाएं और फिर हम धक्का लगाएं तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस बढ़ गया, कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ गई जमीन के साथ। तो दो चीज़ों पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करती है, दूसरा वो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेसेस जो है उस पर डिपेंड करती है कि जो है फ्रिक्शन कितनी ज़्यादा होगी। चलें उसके बाद आ जाए आप ये रेजिस्टेंस पे। एयर रेजिस्टेंस क्या होती है? एयर रेजिस्टेंस जो है वो फ्रिक्शन फेस्ड बाय अ सॉलिड फॉलिंग इन एयर। जरूरी नहीं कि फॉल कर रहा हो, मूव भी कर सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फेस्ड बाय अ सॉलिड और मूविंग और फॉलिंग इन एयर। जब एक सॉलिड जो है वो एक एयर में मूव करता है तो जो फ्रिक्शन वो फेस करता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको आप एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जो एयर रेजिस्टेंस है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो एयर रेजिस्टेंस है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है? स्पीड, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप एयर में मूव कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी एयर रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। नंबर टू डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पे। यानी कि ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया इतना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा जो है वो फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा। तीसरा डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ एयर पे। यानी कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी एयर की उतना ज्यादा जो है वो एयर रेजिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी, ठीक है। अब देखिए जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है एयर में, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे गिरता है एयर में तो क्या होता है? फर्स्ट करें ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने जस्ट ड्रॉप किया है एयर में, तो इनिशियली जो है इस वक्त इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड 0 है। इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। उस पर एक जो फोर्स लग रही है वो तो उसका वेट है जो कि डाउनवर्ड है, एक तो उसका वेट हो गया जो कि डाउनवर्ड है, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं लग रही। तो इस वक्त जो इस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो कितनी है? वो वेट के बराबर है, और जो उसका एक्सीलरेशन है वो जी के बराबर है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ एज इट फॉल्स, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे गिरता रहेगा तो क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट ही नीचे गिरेगा तो फिर ये होगा भाई कि ये ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। अब जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो वेट तो नीचे की तरफ लग ही रहा है इसका, ठीक है, वेट तो नीचे की तरफ लग ही रहा है। अब यहाँ पे एक फोर्स और आ जाएगी मार्केट में ऊपर की तरफ, और ये जो फोर्स होगी फिर कौन सी होगी, ये फोर्स होगी एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, वेट तो डाउनवर्ड लग ही रहा है इसके ऊपर, अब एक नई फोर्स आ जाएगी जो कि क्या होगी, एयर रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पर इस वक्त रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी एफ। एफ का मतलब यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। तो सब रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। और चूंकि अब रिजल्टेंट फोर्स आपकी कम हो गई तो अब आपका एक्सीलरेशन जो है वो लेस देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्सीलरेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पर वेट लग रहा है डाउनवर्ड लाइक दिस, और रेजिस्टेंस पे लग रही है अपवर्ड लाइक दिस। और ये सिचुएशन है कि इस वक्त वेट जो है बराबर हो चुका है, इसके वेट बराबर हो चुका है एयर रेजिस्टेंस के। तो चूंकि रिजल्टेंट फोर्स वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस के बराबर होती है और वेट और रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो चुके हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। और कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट एयर में गिरता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट एयर में गिरता है तो उसकी जो स्पीड होती है और जो उसका एक्सीलरेशन होता है और जो उसका वेट होता है और जो उसकी एयर रेजिस्टेंस होती है, और इस तरह एक प्रॉपर एक टेबल बना लेते हैं इसका। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या चीज इन्वॉल्व है, स्पीड, स्पीड, वेट, एयर रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्सीलरेशन। होता है क्या है, होता है ये भाई कि initially when object is dropped, speed is 0, weight is equals to w, air resistance is 0, resultant force is equal to weight, and acceleration is equal to small g, यानी कि 9.8। जब ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है ड्यूरिंग द फॉल, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है ड्यूरिंग द फॉल तो स्पीड क्या हो रही होती है,
स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। स्पीड क्या हो रही होती है भाई, स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही होती है। वेट आपका सेम रहता है W, और आपकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही होती है क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। वेट आपका रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो भी इंक्रीज आपकी डिक्रीज हो रही होती है क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होती है। और एक्सीलरेशन भी आपका क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, यानी कि 9.8 से कम हो रहा होता है। जब टर्मिनल स्पीड अचीव हो जाती है तो स्पीड आपकी क्या हो जाती है, स्पीड आपकी कांस्टेंट हो जाती है। वेट आपका W रहता है, एयर रेजिस्टेंस आपकी इक्वल टू वेट हो जाती है, इक्वल टू वेट हो जाती है, और रिजल्टेंट फोर्स आपकी जीरो हो जाती है और एक्सीलरेशन आपका जीरो हो जाता है। जब कभी भी एयर में कोई ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है, मूव किया जाता है, तो ऐसा होता है। यानी इनिशियली जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे होते हैं तो स्पीड जीरो होती है, वेट W होता है, एयरेशन जीरो होती है, रिजल्टेंट फोर्स वेट के बराबर होता है, एक्सीलरेशन 9.8 यानी कि G के बराबर होता है। जब ऑब्जेक्ट एयर में गिर रहा होता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, वेट W ही होता है, एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही होती है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही होती है और एक्सीलरेशन भी डिक्रीज हो रहा होता है। और जब वो टर्मिनल स्पीड गेन कर लेता है तो उस वक्त स्पीड कांस्टेंट हो चुकी होती है, और वेट वेट ही होता है, और एयर रेजिस्टेंस वेट के बराबर हो चुकी होती है, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो चुकी होती है, और एक्सीलरेशन भी जीरो हो चुका। ठीक है भाई, ये बात कर ली हमने किसके ऊपर, एयर रेजिस्टेंस के ऊपर। अब थोड़ी सी बात कर लें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। अब देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो बहुत सारी है, लेकिन हम सिर्फ एक पे बात करेंगे और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब होता है बेसिकली पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो आपको अपनी तरफ खींचता है वो पुल ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। इट इज ऑल्सो इक्वल टू योर वेट, ठीक है। और वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है ये भी आपको पता है, वेट बराबर होता है mg के। यहाँ पर g का मतलब क्या होता है, g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब डिफरेंट जगहों पे वेट क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट जगहों पर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू डिफरेंट होती है, इसलिए डिफरेंट जगहों पर वेट जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, इसके हम एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे, लेकिन बेहतर है कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, और वो है आपका नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस जो होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक वेट रखते हैं, जब कोई फोर्स लगाते हैं, तो वो सरफेस एक रिएक्शन देती है, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं या कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और उसको नॉर्मल रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा ही सरफेस के नॉर्मल होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मिसाल के तौर पर
अगर हम एक सरफेस है, इसके ऊपर एक वेट रखते हैं W, तो सरफेस का एक नॉर्मल रिलेशन देगी जो कि वेट के ऑपोजिट होगा R। तो R का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस हो जाएगा। अब और फर्ज करें कि हमने ये वेट रखा इसके ऊपर और उसके साथ एक फोर्स और भी लगा दी इसके ऊपर 10 न्यूटन की, तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो वेट प्लस 10 न्यूटन के बराबर होगा। जबकि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन था वो सिंपली किसके बराबर था, वेट के बराबर था। यानी सरफेस पे जितनी फोर्स लगेगी उसके परपेंडिकुलर जो है आपको रिएक्शन जो मिलेगा वो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस है। इसी तरह अगर फर्ज करें कि ये सरफेस है, आपने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा है नीचे की तरफ, आपने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा वेट माइनस 10 के बराबर हो जाएगा, वेट माइनस 10 के बराबर हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना है उस तरह से निकालना है कि अगर कोई फोर्स वेट के साथ लग रही है तो नॉर्मल रिएक्शन वेट प्लस दैट फोर्स के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई फोर्स जो है वेट के ऑपोजिट लग रही है तो फिर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो जो है वो वेट माइनस दैट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी देखें। अगर ये वेट है डाउनवर्ड, हम रस्सी बांध के इसको यूं खींचते हैं 10 न्यूटन की फोर्स से, और एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 10 न्यूटन तो वेट के ना ऑपोजिट है ना वेट के साथ है, तो हम क्या करेंगे, 10 न्यूटन के कॉम्पोनेंट बना देंगे। ये कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, 10 sin 30, और ये कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, 10 cos 30। आप देख सकते हैं 10 sin 30 जो वेट के ऑपोजिट है, तो यहाँ पे जब आप नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस निकालेंगे तो वेट में से आप माइनस कर देंगे क्या, 10 sin 30 को माइनस कर देंगे। 10 sin 30 का मतलब हो जाएगा 5, क्योंकि sin 30 0.5 होता है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 5 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये है कि जब आप सरफेस पे कोई वेट रखेंगे तो उसका सरफेस का जो रिएक्शन होगा वो नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। इसको नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ये रिएक्शन। अब अगर आप वेट के अलावा कोई और फोर्स ऐड कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी जो है वो वेट प्लस फोर्स के बराबर हो जाएगा। अगर आप वेट के ऑपोजिट कोई फोर्स लगाएंगे तो फिर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट माइनस दैट फोर्स के बराबर होगा। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ पर एक वेट रखा है, तो वेट जो है तो पर्टिकुलरली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है हमेशा, ये हो गया वेट। नहीं, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट के इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें वेट के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक कंपोनेंट ये लेता हूँ और थीटा ये लेता हूँ, दूसरा कंपोनेंट ये लेता हूँ, पहला कंपोनेंट किसके बराबर होगा, W, पहला कंपोनेंट किसके बराबर होगा, W cos थीटा के बराबर होगा, और पहला कंपोनेंट किसके बराबर होगा, W sin थीटा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, बराबर होगा W cos थीटा के बराबर होगा। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रख दें तो फिर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो W के एक कंपोनेंट के बराबर होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेट क्या होगा, W cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेट क्या होगा, W sin थीटा। अब फर्स्ट करें पीछे से फ्रिक्शन भी लग रही है सरफेस के ऊपर, तो अगर W sin थीटा जो है वो फ्रिक्शन के बराबर हुआ, उसके दो मतलब हो सकते हैं। मतलब ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, और
दूसरा मतलब क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अगर W sin थीटा जो है वो फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ, तो उसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग। और अगर W sin थीटा जो है वो फ्रिक्शन से कम हुआ, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज डिसेलेरेटिंग। ठीक है भाई, तो ये नॉर्मल रिएक्शन वगैरह कब निकलेगा, जब ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस पर होगा। अब जो हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो है एक वर्कशीट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपनी वर्कबुक निकालें। कितनी वर्कबुक निकाली आप लोगों ने? अब आप लोग वर्कबुक का निकालेंगे, कौन सा पेज? वर्कबुक का आप निकालेंगे ये वाला पेज। ये है वर्कबुक का पेज नंबर जनाब 91। वर्कबुक का पेज नंबर 91 निकालें, वर्कशीट नंबर 15 है। वर्कबुक का पेज नंबर 91 निकालें और वर्कशीट नंबर 15 है। अभी कह रहे हैं कि अ बॉडी हैज अ वेट ऑफ 58.9 न्यूटन ऑन द अर्थ। जमीन पर वेट जो है वो 58.9 न्यूटन है, और चांद पर जो वैल्यू ऑफ जी है 1.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कह रहा है कि व्हाट आर द वेट्स एंड मास ऑन द मून। देखें, पहले जमीन पर बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल वही सवाल है जो ओ लेवल्स में आप लोग करते थे। ऑन अर्थ अगर बात करें तो W बराबर होगा किसके, mg के। जमीन पे वेट है 58.9 और जमीन पे वैल्यू ऑफ जी होगी 9.8। तो मास हो जाएगा 58.9 डिवाइड बाय 9.8। मास तकरीबन आ जाएगा इसका 6.0 किलोग्राम मास आ गया। अब आप मून पे चले जाएं। मून पे आपको वेट चाहिए तो वेट बराबर है mg के। मास तो हर जगह सेम रहता है, तो जमीन पे मास अगर 6 kg था तो मून पे भी 6 kg होगा। और वैल्यू ऑफ जी मून पे आपको बताई हुई है और वो है 1.64। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.85। तो चांद पर आपका वेट जो है वो 9.85 होगा, और जब का मास होगा वो 6.0 किलोग्राम होगा। और आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका माशाल्लाह से बी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2। What is meant by the mass and by weight of an object on the earth? वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब है भाई द ग्रेविटेशनल फोर्स, और सॉरी, तो वेट का मतलब है। मास का मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट इट्स एक्सीलरेशन। जब ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट कराना चाहते हो तो एक्सीलरेट करने में प्रॉब्लम क्या होता है, इनर्शिया। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पर। और वेट किसे कहते हैं, आप वेट कहते हैं पुल ऑफ ग्रेविटी को, पुल ऑफ अर्थ को। तो लगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है,
आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, an object is dropped at time t equals to 0 from a high building. Air resistance is significant. Three graphs are plotted against time: the height of the object above the ground, the speed of the object, and the magnitude of the resultant force. तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है स्पीड का है, कौन सा हाइट का है, कौन सा जो है वो रिजल्टेंट फोर्स का है। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को जो है थ्रो करेंगे तो हाइट कम होने लगेगी, ठीक है, और कम होते होते फाइनली क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। और जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स है वो भी ऐसे ऐसा कम होती रहेगी और कम होते होते फाइनली जीरो हो जाएगी। और जो आपका क्या कहते हैं एयर रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट क्या होता रहेगा? वो जो है वो सॉरी जो आपकी हाइट है वो कम होती रहेगी, तो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी कम होते होते जीरो हो जाएगी, और जो स्पीड है वो आपकी बढ़ती रहेगी। तो z तो आपका स्पीड हो गया भाई, ठीक है, z तो आपका स्पीड हो गया जो कि बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो रहा है। y जो है क्या हो गई? y जो भाई वो हाइट हो गई, हाइट भी आपकी ऐसे ऐसे कम हो रही है, और x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x आपका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? x आपका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। तो x रिजल्टेंट फोर्स है, y हाइट है और z स्पीड है। ऑप्शन देखना पड़ेगा। हाँ, आपका जो है वो क्या है भाई? x क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। x है रिजल्टेंट फोर्स, x रिजल्टेंट फोर्स है, और y जो है वो आपका हाइट है, और z जो स्पीड है। सी आंसर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि टू ब्लॉक्स x एंड y आर फॉलिंग थ्रू अ वैक्यूम इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड एज शोन. Block x has a weight of 2w, block y has a weight of w. Two blocks do not move. So what value best represent the force exerted by block x on block y? एक ब्लॉक x है जिसका वेट डबल है ब्लॉक y के मुकाबले में। x y के ऊपर रखा हुआ, दोनों ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो होता है कि x जो है वो y पर कितनी फोर्स लगा रहा है। गौर करके बताया मुझे आप लोग। हाँ, ये आपके ख्याल में क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखिए एक चीज को समझे जरा, जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो कांटेक्ट फोर्स है, इसको समझने का आसान तरीका बताता हूँ आपको। फर्ज करें कि एक बंदे को जमीन पे लिटा दें और उस बंदे के ऊपर कोई वजन रख दें, तो बंदा जो प्रेशर फील करेगा ना, जो तकलीफ फील करेगा, वो कांटेक्ट फोर्स है। अब अगर आप उस वजन को आहिस्ते आहिस्ते ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें, बेशक वजन उठे नहीं, अगर आप उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो आप जितनी फोर्स लगा रहे होंगे उसको ऊपर उठाने के लिए, बंदे की जो तकलीफ है उतनी रिलीव हो जाएगी, उसकी तकलीफ में उतनी कमी हो जाएगी, यानी कांटेक्ट फोर्स उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स है बेसिकली क्या चीज है? तो जो कांटेक्ट फोर्स है ना, बेसिकली जो है वो तकलीफ है हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कांटेक्ट फोर्स बेसिकली वो तकलीफ है जो कि बंदा एक्सपीरियंस कर रहा होगा। और फर्स्ट कहना, आपने एक बंदे के ऊपर वजन रख दिया और नीचे से जमीन खींच ली, तो बंदा भी गिरेगा, उसके ऊपर रखा हुआ वजन भी गिरेगा। लेकिन जब बंदा उस पर रखा हुआ वजन दोनों हवा में नीचे गिर रहे होंगे, तो क्या बंदा कोई तकलीफ फील कर रहा होगा इस वेट की वजह से?
नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे जब ब्लॉक एक्स जो है ब्लॉक वाई के ऊपर रखा हुआ, दोनों नीचे गिर रहे हैं, तो क्या ब्लॉक वाई कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इसकी वजह से? नहीं कर रहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, जीरो। कोई जो है फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा ब्लॉक वाई बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ ब्लॉक एक्स। अगर ब्लॉक वाई जमीन पे रखा होता और फिर उसके ऊपर आप ब्लॉक एक्स रखते, तो फिर ब्लॉक वाई जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता। लेकिन चूंकि दोनों एयर में गिर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रही होगी, ब्लॉक वाई के ऊपर कोई वेट महसूस नहीं कर रहा होगा। ठीक है जी। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें सब लोग, जरा चाहो जल्दी से। 3 मिनट आपके पास को सॉल्व करने के लिए। अब कुछ आंसर समझ में आया इसका?
अच्छा भी देखें। करेक्ट, बॉल इज का मास m, उसको वर्टिकली ऊपर फेंका आपने एयर में, बॉल की स्पीड v है और बॉल पे जो एयर रेजिस्टेंस लग रही है वो f लग रही है। तो बताएंगे बॉल का जो एक्सलेशन कितना होगा जब उसकी स्पीड v होगी, जब वो राइज करेगी और जब वो फॉल करेगी। देखिए जब बॉल ऊपर जा रही होगी जिस वक्त, ठीक है, जिस वक्त बॉल ऊपर जा रही होगी तो उसकी स्पीड तो बेशक v होगी ऊपर जाते हुए। अब इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही होगी, वेट, और जिस पे अपवर्ड फोर्स लग रही होगी वो कुछ भी नहीं होगी, और एयर रेजिस्टेंस होगी वो भी डाउनवर्ड ही लग रही होगी।